हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं दोस्तों। होप सो यू ऑल आर वेल एंड गुड और आपकी पढ़ाई बहुत बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे और वो टॉपिक जो है वो प्लांट फिजियोलॉजी से है, पादप कारिकी से है और वो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑलराइट, सो आज हम लोग उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं और दोस्तों हम लोग आप लोगों के लिए कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द बहुत बहुत सारे आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आएँ। इसलिए आप लोग भी कमेंट करने के अंदर भी आप लोगों को भी एक रखना पड़ेगा कि भाई जैसे ही आप लोगों को कोई चीज़ अच्छी लगती है तो भर भर के कमेंट कीजिए, क्योंकि एक टीचर को भी मोटिवेशन चाहिए होता है और टीचर को मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? आपके अच्छे कमेंट्स से मिलता है। ठीक है, सो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राइट, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स टॉपिक से। सो लेट्स स्टार्ट ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। लेकिन ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के पहले छोटा सा एक, क्योंकि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स जो है वो टॉपिक प्लांट फिजियोलॉजी से है, तो अपने को आइडिया होना चाहिए कि हम जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं वो है क्या चीज़, वो कैसी ब्रांच है। प्लांट फिजियोलॉजी, जिसको कि हम लोग बोलते हैं पादप क्रिया विज्ञान। पादप क्रिया विज्ञान, राइट, या हम ये भी कह सकते हैं पादप कारिकी। पादप कारिकी मतलब ये वनस्पति विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें सभी जितनी भी महत्वपूर्ण जैविक क्रियाएं होती है उसका अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा, प्लांट फिजियोलॉजी क्या है? वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादप की कारिकी, कारिकी का मतलब समझते हो? फंक्शनिंग। पादप की फंक्शनिंग, कारिकी का अध्ययन किया जाता है। क्लियर? क्या कहा मैंने? वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादप की कारिकी का अध्ययन किया जाता है, ऐसी ब्रांच को हम क्या कह देते हैं? पादप कारिकी या पादप क्रिया विज्ञान या प्लांट फिजियोलॉजी कह देते हैं। यानी कि ब्रांच ऑफ बॉटनी विच डील्स विथ स्टडी ऑफ व्हाट फंक्शनिंग ऑफ प्लांट्स। मतलब आप यूं भी कह सकते हो कि इस शाखा के अंतर्गत, इस शाखा के अंतर्गत पादपों की जैविक क्रियाएं, पादपों की जैविक क्रियाओं एवं उपापचय का अध्ययन किया जाता है। उपापचय का अध्ययन किया जाता है। समझ में आ गया? इस शाखा के अंतर्गत हम क्या करते हैं? पादपों की जैविक क्रियाओं और उपापचय का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। मतलब वी स्टडी ऑल वाइटल एक्टिविटीज ऑफ प्लांट, वी स्टडी ऑल वाइटल एक्टिविटीज ऑफ प्लांट एज वेल एज मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट। तो विज्ञान की वह शाखा या वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम पादपों की जैविक क्रियाओं और उनकी उपापचय से संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती है उन सब का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ब्रांच ऑफ बॉटनी विच डील्स विथ स्टडी ऑफ वाइटल एक्टिविटीज एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एज प्लांट फिजियोलॉजी। भाई प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत ही मैं आपको ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पढ़ा रहा हूँ ना, तो कम से कम आपको प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में तो आइडिया होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पर, और वो है दैट इज पादप कारिकी विज्ञान के जनक। पादप कारिकी विज्ञान के जनक, पादप कारिकी विज्ञान के जनक, पादप कारिकी विज्ञान के जनक यानी कि फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। तो फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कौन है?
तो सर स्टीफन हेल्स, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कौन है भाई? सर स्टीफन हेल्स हैं। और यदि प्रश्न ऐसे पूछा जाए, है ना, भारतीय पादप कार्यकी विज्ञान के जनक, भारतीय पादप कार्यकी, भारतीय पादप कार्यकी विज्ञान के जनक, भारतीय पादप कार्यकी विज्ञान के जनक, यानी कि फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी, वो कौन है? फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी, तो वो कौन है भाई? तो सर J.C. बोस। क्लियर? पादप कार्यकी विज्ञान के जनक कौन है? स्टीफन हेल्स। और भारतीय पादप कार्यकी विज्ञान के जनक कौन है? सर J.C. बोस। ठीक है। अब आज का जो हमारा थीम है कि हमको पढ़ाना क्या है? पादपों में परिवहन। मुझे ये पढ़ाना है, पादपों में परिवहन। ये मेरा आज का टॉपिक है, पादपों के अंदर परिवहन, यानी कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ठीक है, पादपों में परिवहन। अब सबसे बड़ा दोस्तों ये प्रश्न उठता है कि एनिमल्स के पास में तो हार्ट जैसा, हृदय जैसा एक पंपिंग ऑर्गन है, तो वो बॉडी के अंदर कई सारे पदार्थों को जो कि ब्लड के अंदर मिक्स रहते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर पंप कर देता है। लेकिन पादपों के साथ में बड़ी प्रॉब्लम है, प्लांट्स के साथ में प्रॉब्लम है कि उनके अंदर कोई ऐसा कोई सर्कुलेटरी सिस्टम या कोई पंपिंग सिस्टम या कोई पंपिंग ऑर्गन तो नहीं होता है। और प्लांट्स की हाइट भी बहुत ज़्यादा होती है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नाउ प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स की यदि बात करते हैं तो प्लांट्स के अंदर नो सर्कुलेटरी सिस्टम, प्लांट्स के अंदर कोई सर्कुलेटरी सिस्टम थोड़ी है, नो सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है ना, कोई परिसंचरण तंत्र नहीं, कोई परिसंचरण तंत्र नहीं, इतना ही नहीं, कोई पंपिंग ऑर्गन नहीं है, कोई पंपिंग ऑर्गन नहीं, ठीक है। फिर भी प्लांट्स के अंदर, फिर भी पादपों में लंबी दूरी तक परिवहन आसानी से हो जाता है, कोई पंपिंग ऑर्गन नहीं है, फिर भी पादपों में लंबी दूरी तक क्या हो जाता है दोस्तों? परिवहन हो जाता है। कोई पंपिंग ऑर्गन है ही नहीं, फिर भी लंबी दूरी में परिवहन हो जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि कई सारे वृक्ष, है ना, बहुत क्या होते हैं? बहुत लंबे होते हैं, है ना। इन पादपों की आखिरी पत्ती तक जल का संवहन, कई सारे वृक्ष बहुत लंबे होते हैं, राइट, और इन पादपों की आखिरी पत्ती तक जल का संवहन पादपों में आसानी से हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एक उदाहरण देकर बताता हूं। विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष, है ना, विश्व का सबसे टॉल ट्री, विश्व का सबसे टॉल ट्री का एक एग्जांपल देता हूं, जिसकी की हाइट जो है वो 366 फीट है और उसका नाम है
सिकुआ सेमी परवाइरिंस। प्लांट का नाम क्या है? सिकुआ सेमी परवाइरिंस, राइट। इंग्लिश में भी लिख देते हैं सिकुआ सेमी परवाइरिंस। इसकी हाइट कितनी है? 366 फीट। इमेजिन करो, जिस जगह पे आप देखकर मेरा वीडियो देख रहे हो, अपने घर की तरफ, छत की तरफ देखिएगा, तो अपने घर की छत की तरफ देखोगे तो वो कितनी होगी? 10 फीट, 12 फीट। तो अपने को अपने घर की छत की तरफ ऐसे देखते हैं, यूं देखते हैं अपने, है ना, ऐसे ऐसे देखना पड़ता है। अब इमेजिन करो कि 366 फीट कितना ऊंचा होगा? 366 फीट। और पातकों में बिना किसी पंप के पानी जो है, वाटर और मिनरल सॉल्ट्स जो होते हैं, वो मूल से, रूट से उस प्लांट की आखिरी पत्ती तक पहुंचाए जाते हैं बिना किसी हॉर्स पावर मशीन के। आज आपको अपने घर की एक मंजिल के ऊपर भी पानी को चढ़ाना है ना, तो आपको पानी को चढ़ाने के लिए वो टीलू पंप या कोई हॉर्स पावर की मशीन को यूज करना पड़ता है, और वो वाटर को लिफ्ट करती है एक मंजिल तक भी। तो यहाँ तो 366 फीट है, राइट। और कितना ऊंचा ये प्लांट है, और कितनी मंजिल आप गिन लो, उतना ऊंचा ये प्लांट है। अपने घर की जो एक मंजिल होती है वो 12 फीट के करीब होती है या 10 फीट के करीब होती है आजकल। तो 366 फीट तक पानी को भेजना, और वो भी बिना किसी मशीनरी के, राइट। तो ये तो बहुत एक कॉन्सेप्ट, कुछ ना कुछ तो प्लांट्स के अंदर ऐसा कोई फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता होगा ना, ऐसी तो कोई एक कार्यकीय क्रिया होती होगी जिसके कारण वाटर जो है वो लिफ्ट होता है। तो बस हम वही पढ़ना चाह रहे हैं कि प्लांट्स के अंदर कोई परिसंचन तंत्र नहीं है, कोई पंपिंग ऑर्गन नहीं है, फिर भी लंबी दूरी तक परिवहन जो है वो आसानी से हो जाता है। इसीलिए हम लोग अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स, ठीक है। अब सबसे पहले हम ट्रांसपोर्ट पढ़ें, उससे पहले ये मालूम होना चाहिए आपको कि पातकों में किन किन पदार्थों का ट्रांसपोर्ट होता है ना। एक क्वेश्चन लिखते हैं कि पातकों में किन किन पदार्थों का परिवहन होता है। पातकों में किन किन पदार्थों का क्या होता है? परिवहन होता है। तो पहले इसका तो जवाब आपके पास होना चाहिए, तो हम परिवहन को पढ़ा पाएंगे कि पातकों में किन किन चीज़ों का परिवहन होता है। जैसे कि जल का परिवहन होता है, वाटर का परिवहन होता है, पहली चीज़, ठीक है। दूसरा, मिनरल सॉल्ट्स का परिवहन होता है ना, यानी कि मिनरल न्यूट्रिएंट्स का जो कि भूमि से लिए जाते हैं। तो खनिज पोषक, कई सारे ऐसे खनिज पोषक जो कि मृदा के अंदर पाए जाते हैं, उनको पातकों के ऊपरी भागों तक पहुंचाया जाता है, मूल से तने और पत्ती तक। तो मिनरल पोषकों का, राइट, यानी कि खनिज पोषकों का परिवहन होता है। और किन पदार्थों का परिवहन होता है? तो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का, यानी कि कार्बनिक पोषकों का। क्यों? क्योंकि जो पत्ती बनाती है वो भोजन बनाती है। पत्तियां क्या बनाती है? फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन बनाती है, और वो जो भोजन है वो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के रूप में, कार्बनिक पोषकों के रूप में पातकों को अलग अलग भागों में पहुंचाना ज़रूरी है। तो उसका भी परिवहन होता है। और फिर जो होता है वो परिवहन जो होता है वो किसका होता है? तो ग्रोथ रेगुलेटर्स का, ग्रोथ हार्मोन्स का। और परिवहन किसका होता है? ग्रोथ हार्मोन्स, राइट, यानी कि वृद्धि हार्मोन। आप लोगों ने बहुत सारे हार्मोन सुने होंगे प्लांट्स के अंदर, राइट, जिनका की ट्रांसपोर्ट होता है। ऑक्सिन, जिबर्लिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, इन सब का परिवहन होता है ना। तो पहले तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है कि पातकों में किन किन पदार्थों का परिवहन होता है। तो पातकों में जिन पदार्थों का परिवहन होता है वो जल है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं और ग्रोथ हार्मोन है। तो पहले हमको ये मालूम पड़ गया कि ट्रांसपोर्ट किन पदार्थों का हो रहा है। अब पातकों के अंदर जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो दोस्तों कितने तरीके का है? तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स
याद रखो, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स जो होता है वो दो तरीके का होता है। पादपों के अंदर जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो कितने तरीके का है? दो तरीके का है। पादपों में परिवहन, पादपों में परिवहन वो कितने प्रकार का है? दो प्रकार का है। मुख्यतः दो प्रकार का परिवहन होता है, ठीक है। एक होता है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और एक होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, ठीक है। पहले यूं समझो ब्रॉडली, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, और दूसरा जो होता है दोस्तों वो कौन सा होता है? दैट इज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, ठीक है। पादपों में परिवहन दो प्रकार के होते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट यानी कि हिंदी में लिखूं मैं तो कम दूरी का परिवहन। एक तो होता है कम दूरी का परिवहन और एक जो होता है वो क्या होता है? लंबी दूरी का परिवहन, लंबी दूरी का परिवहन, लंबी दूरी का परिवहन और कम दूरी का परिवहन। अब शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है क्या चीज? तो सबसे पहले अपने जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ये कम दूरी का परिवहन, कम दूरी का परिवहन। अब ये जो कम दूरी का जो परिवहन है वो क्या, कैसा है, कैसा परिवहन है ना? तो कम दूरी का जो परिवहन होता है वो कहां पर होता है? तो तीन तरीके से हो सकता है ये कम दूरी का परिवहन। क्या 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 कम दूरी का कैसे हुआ? कम दूरी के परिवहन में क्या क्या होता है? विद इन द सेल, विद इन द सेल, विद इन द सेल का मतलब होता है कोशिका के भीतर परिवहन होना, कोशिका के भीतर परिवहन, कोशिका के भीतर परिवहन यदि हो रहा है तो नेचुरली कि कोशिका तो माइक्रोन के अंदर होती है, बहुत छोटी होती है, और कोशिका के अंदर यदि किसी चीज का परिवहन हो रहा है तो उसको बोलते हैं विद इन द सेल, है ना। दूसरा जो होता है फ्रॉम 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 वन सेल टू अनदर सेल इन टिश्यू। क्या मतलब है? उत्तकों में एक कोशिका से, उत्तकों में एक कोशिका से दूसरी कोशिका में परिवहन, दूसरी कोशिका में परिवहन, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में परिवहन, फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। और फिर एक और क्या होगा? एक और क्या कि फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन ऑफ वन सेल टू अनदर सेल मेम्ब्रेन, है ना। फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन ऑफ वन सेल टू अनदर सेल, फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन, फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन, है ना। मतलब कोशिका झिल्ली द्वारा परिवहन, कोशिका झिल्ली द्वारा परिवहन, कोशिका झिल्ली द्वारा मतलब सेल टू सेल हो गया, है ना। यानी कि ये मतलब एक मेम्ब्रेन है और उसके अक्रॉस द मेम्ब्रेन, है ना, या यूं अपने लिख सकते हैं अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, वो भी एक तरीके का परिवहन ही हुआ, अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली के आर पार परिवहन, है ना, ऐसे लिख देते हैं अपने, कोशिका झिल्ली के आर पार, कोशिका झिल्ली के आर पार परिवहन। तो कम दूरी का जो परिवहन है, जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, राइट, वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, वो कहां? कोशिका के भीतर हो सकता है, एक सेल उत्तकों के अंदर एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, या अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली के आर पार का जो परिवहन है वो क्या हो गया? कम दूरी का क्या हो गया? परिवहन हो गया, ठीक है। अब ये जो कम दूरी का जो परिवहन होता है वो कम दूरी का परिवहन दो विधियों से हो सकता है। कम दूरी का परिवहन भी कितने विधियों से हो सकता है? दो विधियों से हो सकता है कम दूरी का परिवहन, ठीक है। कौन कौन सी वो दो विधियां हैं? कौन कौन सी? तो एक तो होता है कौन सा भाई? पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक तो होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट,
कम दूरी का परिवहन जो हो रहा है, राइट, वो दो प्रकार का है। पैसिव ट्रांसपोर्ट यानी कि निष्क्रिय परिवहन, निष्क्रिय परिवहन, और दूसरा जो है वो कौन सा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, कम दूरी का परिवहन भी दो प्रकार से हो सकता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट सक्रिय परिवहन, सक्रिय परिवहन, और एक जो अपन ने पढ़ा वो कौन सा है, निष्क्रिय परिवहन है। ठीक है ना, एक सक्रिय और एक कौन सा, निष्क्रिय। सबसे पहले यदि हम पैसिव ट्रांसपोर्ट को देखें, पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट यानी कि निष्क्रिय परिवहन। तो निष्क्रिय परिवहन जो होता है वो हमेशा किधर से किधर की तरफ होता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ होता है। ये जो परिवहन है वो कैसा है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। इस प्रकार का परिवहन, इस प्रकार का परिवहन हमेशा उच्च सांद्रता से कहां पर होता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता यानी कि हाई कंसंट्रेशन से, हाई कंसंट्रेशन से हमेशा किधर की तरफ होता है, लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। ये याद रखना है, इस प्रकार का परिवहन हमेशा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ होता है। ठीक है, याद रखोगे, भूलोगे तो नहीं। निष्क्रिय परिवहन, इस प्रकार का परिवहन उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ होता है। और ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो भी दो विधियों से हो सकता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कितनी विधियों से हो सकता है भाई, दो विधियों से। पैसिव ट्रांसपोर्ट कौन कौन सी, वो दोनों विधियां, और दोनों ही विधियां बहुत इंपॉर्टेंट है। एक का नाम है डिफ्यूजन, एक का नाम है डिफ्यूजन, जिसको कि अपने क्या बोलते हैं, विसरण। अब इतना तो सभी जानते हैं कि आपने विसरण पढ़ा हुआ होगा कि विसरण हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। और दूसरा जो है वो कौन सा है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब होता है सुसाध्य विसरण, सुसाध्य विसरण। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं आगे बढ़ने के लिए कि पैसिव ट्रांसपोर्ट जैसा कि नेम शो कर रहा है कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ हो रहा है, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट इसीलिए पैसिव का है क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा प्रयुक्त नहीं होती है ना, ऊर्जा प्रयुक्त नहीं होती, ऊर्जा प्रयुक्त नहीं होती। ठीक है, नो एनर्जी यूटिलाइज्ड हियर, नो एनर्जी एक्सपेंडिचर, यहां पर नो एनर्जी एक्सपेंडिचर, यहां पर किसी भी तरीके का कोई एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है, तभी तो उसको हमने क्या नाम दिया, पैसिव। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन मेथड से या फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से हो रहा है। ठीक है ना। अच्छा, याद रखो, चाहे डिफ्यूजन हो चाहे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो, डिफ्यूजन तो आप सभी जानते हैं कि हमेशा हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ होता है। ठीक है, ये तो आप जानते ही हो क्योंकि आप निष्क्रिय के अंदर पढ़ रहे हो। लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट होता है, मतलब कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी सिंपल डिफ्यूजन की तरह ही हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ होता है। ठीक है ना। तो ये नहीं सोचना है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट अवेलेबल नहीं होगा, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट पहले से होना चाहिए, मतलब हमेशा हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ ही फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी होगा। बस फ़र्क इतना सा है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है वो कैरियर प्रोटीन्स या हम कहेंगे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स या फिर हम कहेंगे कैरियर प्रोटीन या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन या हम कहेंगे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की मदद से होता है, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की मदद से होता है।
ठीक है, याद रखोगे किससे हो रहा है, कैरियर प्रोटीन्स की मदद से या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की मदद से या मेम्ब्रेन प्रोटीन की मदद से। तभी तो सुसाध्य विसरण मतलब कैरियर प्रोटीन्स की फैसिलिटी से होने वाला डिफ्यूजन क्या है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन है। ठीक है, और सिंपल डिफ्यूजन जो होता है ये सिंपल डिफ्यूजन है, ये वाला जो है वो कौन सा है, सिंपल डिफ्यूजन है, राइट। और ये हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन हो रहा है, ये भी हाई टू लो ही हो रहा है, बट फर्क इतना सा है कि यहाँ डिफ्यूजन के अंदर कैरियर प्रोटीन्स होते हैं। क्लियर है, तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो है वो दो मेथड से हो रहा है, दैट इज पैसिव और एक्टिव। अब हम दूसरा वाला लेते हैं और वो कौन सा भैया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये भी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में ही काम आता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी कि हम कहेंगे सक्रिय परिवहन। क्या कहेंगे दोस्तों, सक्रिय परिवहन। अब जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हमेशा एक चीज याद रखो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर ऊर्जा प्रयुक्त होगी। वहां पर ऊर्जा प्रयुक्त नहीं हो रही है, लेकिन यहां पर क्या प्रयुक्त हो रही है, ऊर्जा प्रयुक्त हो रही है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर पहली बात तो आपको ये याद रखना है, पैसिव ट्रांसपोर्ट हमेशा किधर से किधर की तरफ हो रहा है, पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है लो, हाई टू लो, और ये जो हो रहा है वो किधर से किधर की तरफ हो रहा है, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमेशा लो टू हाई हो रहा है। तो ये याद रखना, ये ट्रांसपोर्ट किधर से किधर हो रहा है, लो टू हाई। याद रखोगे ये वाला जो ट्रांसपोर्ट है वो किधर से किधर की तरफ हो रहा है, लो टू हाई। वहां पर किधर से किधर हो रहा था, ये देखो यहां पर क्या लिखा था, हाई टू लो, ये किधर से किधर की तरफ हो रहा है, लो टू हाई। अब लो टू हाई हो रहा है तो वेरी सिंपल कि आप किसी चीज को लो टू हाई भेज रहे हो तो यहां पर ऊर्जा क्या होगी, प्रयुक्त होगी, ऊर्जा प्रयुक्त होगी, ऊर्जा प्रयुक्त होगी, मतलब एनर्जी यूटिलाइज्ड। यहां पर एनर्जी क्या होगी भाई, यूटिलाइज्ड होगी। हियर एनर्जी विल बी यूटिलाइज्ड। बिना एनर्जी के एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। और ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट लो से हाई हो रहा है ना, इसको अपने जानते हो अंग्रेजी के अंदर क्या बोलते हैं, अपहिल ट्रांसपोर्ट। इसको हम क्या कहते हैं, अपहिल ट्रांसपोर्ट। लो कंसेंट्रेशन से किधर की तरफ हो रहा है, हाई कंसेंट्रेशन। तो दोस्तों आपने क्या सीखा कि कम दूरी का जो परिवहन है वो दो विधियों से हो रहा है, पैसिव मेथड से और एक्टिव मेथड से। और पैसिव और एक्टिव क्या है ये मैंने आपको पढ़ा दिया है कि पैसिव क्या होता है और एक्टिव क्या होता है। इज इट क्लियर। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के ऊपर कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट क्या है। तो अगला आ रहा है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। इसमें कौन मदद करता है, क्या करता है, वो अपने को देखना है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट यानी कि लंबी दूरी का परिवहन, लंबी दूरी का परिवहन। अब ये जो लंबी दूरी का जो परिवहन है वो किसके द्वारा होता है, लंबी दूरी का परिवहन मतलब पादपों की जो इतनी हाइट होती है, रूट से लेकर और प्लांट की आखिरी लीफ तक पहुंचाना है ना, सब्सटेंसेस को पहुंचाना, या आखिरी पत्ती से मूल तक पहुंचाना। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का मतलब है रूट से लास्ट लीफ तक पदार्थ का परिवहन, या फिर लास्ट लीफ से रूट तक का परिवहन। आप समझ पा रहे हो, लंबी दूरी का परिवहन रूट से पादप की आखिरी पत्ती तक, या फिर पादप की आखिरी पत्ती से जो भोजन बना है वो कहां तक पहुंचाना, रूट तक भी पहुंचाना। ठीक है, तो ये चीज अपने को याद रखनी, जैसे कि रूट से वाटर जा रहा है लास्ट लीफ तक और लास्ट लीफ से जो फूड आ रहा है वो रूट तक आ रहा है, तो ये जो है वो लंबी दूरी का परिवहन है। और आपको मालूम होना चाहिए कि लंबी दूरी का जो परिवहन है उसे ही हम स्थानांतरण भी कहते हैं। लंबी दूरी के परिवहन को हम क्या कह देते हैं, लंबी दूरी के परिवहन को स्थानांतरण कहते हैं। दोस्तों स्थानांतरण का मतलब होता है ट्रांसलोकेशन। क्या कहा मैंने, ट्रांसलोकेशन। लंबी दूरी का जो परिवहन होता है, लंबी दूरी के परिवहन को हमेशा हम क्या कहते हैं, स्थानांतरण कहते हैं। तो कंफ्यूजन नहीं रखना है, स्थानांतरण कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। क्यों कि कोई एक चीज ट्रांसलोकेट होकर अपने एक स्थान से कहां पर जा रही है, दूसरे स्थान के ऊपर लंबी दूरी तक जा रही है, तो उसको स्थानांतरण भी कहते हैं।
अब आखिर जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर कौन हेल्पफुल होते हैं? तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो होता है वो आप प्लांट एनाटॉमी वगैरह के अंदर भी पढ़ते हैं कि वो किससे होता है? वेस्कुलर टिश्यू से होता है। लंबी दूरी का जो परिवहन होता है वो डिफ्यूजन और फैसिलिटी डिफ्यूजन से नहीं हो सकता है, ठीक है ना। लंबी दूरी का परिवहन संवहन उत्तकों से होता है दोस्तों, संवहन उत्तकों से होता है। लंबी दूरी का जो परिवहन है वो किससे होता है? संवहन उत्तकों से होता है। अब आप जानते हो कि वेस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम, राइट। जाइलम एंड फ्लोएम सब जानते हो। तो जाइलम और फ्लोएम जो है वो लंबी दूरी के परिवहन में हेल्प करते हैं। अब जाइलम का क्या फंक्शन है? तो जाइलम का क्या फंक्शन है? ट्रांसपोर्ट। जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स, राइट। ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, जल व खनिज पोषकों का परिवहन। जाइलम का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। और कहां से कहां पर? फ्रॉम रूट टू अपर पार्ट्स ऑफ प्लांट, अपर पार्ट्स ऑफ प्लांट। मतलब बात समझ में आई? मतलब जाइलम का कार्य क्या है कि जल व खनिज पोषकों का परिवहन कहां से कहां पर? मूल से पादप के ऊपरी भागों तक, ऊपरी भागों तक। याद रखोगे, जाइलम जो होता है उसका काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ये तो जानते हो, सभी जानते हो कि जाइलम का काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, यानी कि जल व खनिज पोषकों का परिवहन। और जल और खनिज पोषकों का जो परिवहन होता है वो रूट से किधर की तरफ होता है? अपर पार्ट्स की तरफ होता है। मूल से पादप के ऊपरी भागों तक जाइलम जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करेगा। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जाइलम में, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट, जाइलम में वाटर व खनिज पोषकों यानी कि मिनरल न्यूट्रिएंट्स का परिवहन जो होता है वो कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशी होता है, एक दिशी होता है। एक दिशी का मतलब क्या है समझ लो? यूनिडायरेक्शनल, मतलब रूट टू अपर पार्ट्स, रूट टू अपर पार्ट्स, ठीक है ना। रूट टू अपर पार्ट। जाइलम में वाटर व खनिज पोषकों का परिवहन कैसा होता है? एक दिशी होता है, ठीक है। तो ये तो बात हुई किसकी भाई? जाइलम की। अब आ जाते हैं फ्लोएम। अगला कौन है? फ्लोएम। तो फ्लोएम का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट फूड, यानी कि ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है ना, prepared by leaves to other parts of plant, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मतलब फ्लोएम पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पादपों के अन्य अंगों तक पहुंचाता है, ठीक है। क्या काम है? फ्लोएम जो होता है पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पादप के अन्य अंगों तक पहुंचाता है। ट्रांसपोर्ट फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब कैसे? तो फ्लोएम के अंदर जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है
राइट। फ्लोएम के अंदर जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो कैसा है, मल्टी डायरेक्शनल है, मल्टी डायरेक्शनल है, मतलब बहुदिशीय होता है, ठीक है, बहुदिशीय होता है। कुछ लोग इसको बाई डायरेक्शनल भी मानते हैं, है ना। कुछ वैज्ञानिक फ्लोएम में भोजन के परिवहन को द्विदिशीय मानते हैं, द्विदिशीय, बाई डायरेक्शनल। मानते हैं, ठीक है। क्या कहा मैंने, कुछ वैज्ञानिक फ्लोएम से भोजन के परिवहन को क्या मानते हैं, बाई डायरेक्शनल मानते हैं। कुछ वैज्ञानिक फ्लोएम में भोजन के परिवहन को बाई डायरेक्शनल मानते हैं, लेकिन अधिकांश लोग जो है वो क्या कह रहे हैं, इसको बाई मल्टी डायरेक्शनल कह रहे हैं, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, तो ट्रांसपोर्ट कैसे, देखो रूट, राइट, लीफ से किधर से किधर, ध्यान दीजिएगा। ट्रांसपोर्ट फ्लोएम के अंदर जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो लीफ से, लीफ ने क्या प्रिपेयर किया, फूड, तो पत्ती से कहां पर जा रहा है, रूट में, ठीक है। और रूट से री एक्सपोर्ट हो रहा है, राइट। रूट जो है वो री एक्सपोर्ट कर रहा है फूड को, कहां पर, ग्रोइंग पार्ट्स की तरफ, वृद्धि करते हुए भागों की ओर, वृद्धि करते हुए भागों की ओर, वृद्धि करते हुए भागों की ओर। तो फ्लोएम के अंदर ट्रांसपोर्ट हमने मल्टी डायरेक्शनल क्यों कहा, कि भाई लीफ से रूट की तरफ तो हो ही रहा है, लेकिन रूट से फूड जो है वो दूसरे जितने भी ग्रोइंग भाग हैं उनकी तरफ भी जा रहा है, इसलिए हमने इसको क्या कहा, मल्टी डायरेक्शनल। कई लोग इसको पहले बाई डायरेक्शनल इसलिए कहते थे कि भाई लीफ से रूट और रूट से ऊपर के भागों की तरफ वापस से जाना, राइट। लेकिन आप अपनी बुक्स वगैरह में भी देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मल्टी डायरेक्शन मिलेगा। तो जो ये फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जिसको वो क्या, जो फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो फूड का, राइट, यानी कि ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और वेस्कुलर टिश्यूज़ के द्वारा या जाइलम फ्लोएम के द्वारा इस तरीके का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, राइट, लंबी दूरी का जो परिवहन हो रहा है, उसको अपने क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन, यानी कि स्थानांतरण के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट में आप ये भी कह सकते हो कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट एक्टिव और पैसिव मेथड के द्वारा, और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट यानी कि जो ट्रांसलोकेशन है वो वेस्कुलर टिश्यूज़ या जाइलम और फ्लोएम के द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का जो ये बेसिक प्लान होता है, शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, उसको हम लोगों ने किया, राइट। मैंने अपने चैनल के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस डाल रखे हैं, उनको आप ज़रूर देखिए। वो हर वर्ग के बच्चे के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेदर वो नीट की तैयारी कर रहा है या फिर वो बीएससी की तैयारी कर रहा है, एमएससी की तैयारी कर रहा है, टीचर ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहा है, उसको हर जगह पर वो वीडियोस बहुत बहुत काम आएंगे। अभी तक लाखों लोगों ने उन वीडियोस को देखा है, समझा है और अपने एग्ज़ाम में सक्सेस ली है, ठीक है ना। तो आप लोग भी यदि कोई नए सब्सक्राइबर्स हैं, यदि नए लोग चैनल के ऊपर हैं, तो वो भी इन वीडियोस को तो देख ही रहे हैं, नए वीडियोस को तो देख ही रहे हैं, लेकिन जो दूसरे मैंने बहुत सारे और भी जो वीडियोस डाल रखे हैं हर एक टॉपिक के ऊपर, उनको भी ज़रूर देखिए, खुद भी देखिए, और यदि कोई नीडी है तो उनको भी वीडियोस का लिंक जो है वो ज़रूर शेयर करें। इतना तो शायद हम लोगों के लिए आप लोग ज़रूर करेंगे कि नीडी बच्चे के पास में, मेरा हमेशा से मानना है कि नीडी बच्चों के पास में भी वो सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचे। भारत के दूर दराज इलाकों के अंदर जहाँ पर कि कई बार जो है वो फैकल्टीज़ नहीं होती है और सुविधाएं नहीं मिलती है,
तो बच्चा पूरी तरीके से उसको नॉलेज नहीं मिल पाता है, तो उनके पास में भी ये पहुँचे और दूर दूर तक हर एक बच्चे के पास में आप इन वीडियोस को पहुंचाएंगे। आप कौन? मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप ही पहुंचाएंगे। ऑलराइट, सो थैंक यू। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं।